हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ब्यूटीफुल चैनल में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अपने 12th आरबीएससी बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 6 चल रहा है इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसका लेक्चर नंबर अगला। ओके बेटा, तो अपन ने लास्ट वीडियो में पोटेंशियोमीटर तक की बात की थी। पोटेंशियोमीटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पोटेंशियोमीटर कैसी डिवाइस होती है। आज अपन बेटा बात करेंगे इसकी वर्किंग के बारे में। क्लियर है? अपन आज लिखेंगे वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर। वर्किंग में आप लोग समझना बेटा, वर्किंग में यहाँ पर कोई खास बात है नहीं। आप ध्यान से समझेंगे मेरी बात तो अच्छे से समझ में भी आएगी, है ना। अपन वापस से एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लें। ये पोटेंशियोमीटर वायर है AB। प्राइमरी सर्किट में एक सेल EP1 है, एक की K1 है, एक रियोस्टेट है RH1। बेटा ये कहलाएगा प्राइमरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट में हम एक अननोन EMF E1 कनेक्ट करते हैं। फिर गैल्वेनोमीटर से अगला टर्मिनल जो कि ये C पॉइंट है। बेटा ये जो सर्किट है ये कहलाता है हमारा सेकेंडरी सर्किट। बेटा वर्किंग का कुछ मतलब नहीं है यहाँ पर। वर्किंग से केवल हम लोग क्या चाहते हैं, केवल ये करंट निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं प्यारे बच्चों? करंट। अब करंट निकालने के लिए अगर आप सीधी सी बात करो, पहले मैं आपको रफली पूरा समझा रहा हूँ, फिर आराम से तरीके से जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है जो बोर्ड में लिखना है अपन लोगों को, वो एज इट इज हम लोग लिख लेंगे। क्लियर है? तो बेटा ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं करंट लिखना चाहूँ तो I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो प्राइमरी सर्किट से लिखेंगे EP1 अपॉन कैपिटल R इज रेजिस्टेंस ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर। इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस मान लिया कैपिटल R है। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r प्राइमरी सेल का। रियोस्टेट का हो गया RH1, इक्वेशन नंबर 1। ओके बेटा, अब मैं बात करूं और भी इसमें काफी अपन इसमें टर्म बनाएंगे, काफी इसकी फॉर्म बनाएंगे बेटा। तो ये तो मेन करंट हो गया, वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर? अब मैं बात करूं पोटेंशियल ग्रेडियंट की। तो बेटा मैंने आपको x सिखाया था, x इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो BAB अपॉन L हो गया, जिसको मैं IR अपॉन L कह सकता हूं। BAB अगर इसमें फ्लो होने वाली करंट I हो, इसका रेजिस्टेंस R हो, then voltage between point A and B will be equal to IR upon total length of this potentiometer wire. Then we can say that here X is equal to IR upon L, then I into RM। ये कह सकता हूँ बेटा RM, where RM is R upon L, यानी रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का बेटा क्या है? रेजिस्टेंस है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते चले जाते हैं। x आगे निकाले तो x बराबर I की वैल्यू यहां से यहां रख लो EP1 अपॉन R प्लस RH1 इंटू RM, यानी R बटे L। अब इसी इक्वेशन में बेटा कुछ कंडीशंस यूज कर सकते हो आप लोग। जैसे आपको इफ स्मॉल r 0 या RH1 भी 0 हो, देन x कितना आएगा प्यारे बच्चों? EP1 अपॉन R प्लस 0 इंटू R अपॉन L। बड़ा x इज इक्वल टू EP1 अपॉन R इंटू R अपॉन L। R से एक R कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? EP1 अपॉन L। या फिर बेटा इसको लिख सकते हैं EP1 को वही IR अपॉन L भी। बेटा दोबारा ध्यान से देखोगे तो x की वैल्यू आ रही है IR अपॉन L। तो बेटा यहाँ पे देखो, वी नो दैट R is equal to rho L by A. If rho is resistivity of wire, L is length of wire, A is cross sectional area of wire, then resistance can be represented as rho L upon A। तो यहाँ से L अगर इधर लेकर के आए तो R upon L is equal to rho upon A। बेटा यहाँ पे R upon L की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं? rho upon A। तो x की वैल्यू आ जाएगी I rho upon A। इस तरह से आप ध्यान से देखें तो x is directly proportional to I आ रहा है।
x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो भी है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया भी है। और अगर मैं रेडियस कुछ भी ले लूं, a ले लूं, तो a का स्क्वायर जो है उसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है बेटा, अपन की को क्लोज कर लेंगे और की को क्लोज करने के बाद में इस पोटेंशियोमीटर में एक सुटेबल कांस्टेंट करंट मेंटेन करते हुए उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो इस तरह से आएगी, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। फिर इसके कई फॉर्मेट हम लोग अपने तरीके से बना सकते हैं। क्लियर बेटा? आप लोग केवल यहाँ पर डायग्राम नोट कर ले और फिर रुक जाए। मैं आपको यहाँ पर इसका थ्योरेटिकल पार्ट नोट करवाऊंगा, ठीक है? तो अपन इसका थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे। आइए अपन इसकी वर्किंग की बात कर रहे थे बेटा, तो किस तरह से इसकी थ्योरी लिखनी है अपन बोर्ड एग्जाम में, वो मैं आपको यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। पूरा प्रॉपर कंप्लीट कर लेंगे इसको। देखिए, क्लोज की K1, ये K1 है, एंड मेंटेन suitable constant current in the potentiometer wire with the help of a rheostat RH1। क्लियर? आगे देखिए बेटा क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ द वायर AB is capital L, then the EMF EP1 is divided in length L, hence potential drop per unit length of the wire is x is equal to, क्या लिखेंगे बेटा, BAB upon L। इसको कह देंगे सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इफ I is current flowing in the circuit, अगर I जो है वो करंट फ्लो होती है सर्किट के अंदर, तो बेटा VAB इज इक्वल टू IR लिखा जा सकता है। सही है क्या बेटा? इक्वेशन नंबर सेकंड कह दो, यहां साइड में लिख देंगे R इज रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ये हो जाएगा। अब बेटा देखो यहां से BAB आ रहा है IR, तो यहां रख दे बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। x की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, IR अपॉन L। बेटा इसको रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हो, I इंटू R अपॉन L, जिसको बेटा अपन I इंटू RM, इक्वेशन नंबर अगला यानी थर्ड। अब RM क्या है बेटा, R अपॉन L की जगह पर अपन ने RM लिया है, तो RM इज इक्वल टू R अपॉन L हो गया, जिसको कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस आ गया बेटा मेरे पास में। क्लियर है? अब आगे देखिए, आप आगे कैसे नोट करेंगे। इफ पॉइंट C is taken on the wire and it at length L from point A, then the potential difference between points A and C
AC बराबर XL। इक्वेशन नंबर 4। अगर मान लीजिए अपन गैल्वेनोमीटर से जुड़ी हुई चौकी को इस पोटेंशियोमीटर वायर पर स्लाइड करके गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन की पोजीशन चेक करें और मान ले कि ये सी पॉइंट है वो ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर आया है, एल डिस्टेंस पर आया है, then we can say that potential difference between point A and C is given as XL because X is equal to voltage upon length। क्लियर? इस तरीके से आ गया हमारे पास में। ओके बेटा, अब आगे देखते हैं। here X and L are known, ये दोनों ज्ञात है, हम लोगों को पता है, L भी पता है और बेटा यहाँ पर X भी पता हो जाएगा। Hence VAC is directly proportional to L। ये हम लोगों को पता चल गया बेटा। तो in this condition पॉइंट C जहां पे जॉकी को प्रेस करने पर या जॉकी को स्लाइड करने से C पॉइंट पर यदि नल डिफ्लेक्शन शो करता है गैल्वेनोमीटर, देन पॉइंट C इज कॉल्ड बैलेंसिंग पॉइंट और नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। डिफ्लेक्शन एंड distance of point C from point A is called balancing length। बेटा इसको क्या कहेंगे? बैलेंसिंग लेंथ। पॉइंट C तो कहलाएगा बैलेंसिंग पॉइंट और A से C की डिस्टेंस कहलाएगी बैलेंसिंग लेंथ। तो यहां तक हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो एक तरीके से देखो A और C के बीच का जितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है यानी XL जो आ रहा है, क्या वही अननोन EMF का होगा? तो हेंस अननोन EMF भी इतना ही लिख देंगे बेटा। ये वर्किंग हम लोगों को कंप्लीट मिल रही है। E1 इज इक्वल टू VAC इज इक्वल टू XL। यही चीज मैंने आपको प्रिंसिपल में भी समझाई थी। इसको अपन इक्वेशन 5 इसको कह दें और इक्वेशन नंबर 6 इसको कह दें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे बेटा। अच्छा, अब आगे हम लोग पढ़ना चाहते हैं बेटा। इफ इन प्राइमरी सर्किट resistance of in primary circuit resistance of rheostat is RH1 and internal resistance is R, then current flowing in the circuit करंट कैसे लिखेंगे बेटा? I बराबर टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो बेटा टोटल वोल्टेज प्राइमरी सर्किट का कितना लेंगे? EP1 जो सप्लाई वोल्टेज है वही लेंगे। रेजिस्टेंस एक RH1 है, एक स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक जो है वो कैपिटल R पोटेंशियोमीटर वायर का खुद का रेजिस्टेंस है कैपिटल R। तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस RH1। क्लियर? इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 7। अब बेटा मैंने आपको क्या बताया था, यहां से हम लोग x को वापस से लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू I इंटू आर बाई एल। यहां से x की वैल्यू x इज इक्वल टू जो I इंटू आर बाई एल लिखा हुआ है, इसके अंदर हम I की वैल्यू पुट कर देंगे। यहां से जैसे हम I की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोगों के पास एक नया रिजल्ट और आ जाएगा। फिर उसमें हम एक स्पेशल कंडीशन यूज करेंगे कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो और रियोस्टेट का रेजिस्टेंस 0 हो तो हम लोगों के पास जो फॉर्मूला आएगा वो एक नया रिजल्ट हाथ लगेगा। क्लियर बेटा? पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मैं एक स्लाइड का मिटाऊंगा और आगे बढ़ेंगे बेटा।
लिख लिए बेटा। अब देखिए एक साइड का मिटा रहा हूं बेटा मैं ना, इस साइड में आगे लिखा देखना। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3 and 7, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3 and 7 x इज इक्वल टू i कितना है उतना है EP1 अपॉन r प्लस RH1 इंटू r अपॉन l। ये आया हमारा x का एक मेन फॉर्मूला जिसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 8। अब एक स्पेशल कंडीशन में बेटा यहां यूज करूंगा, इफ स्मॉल r 0 हो, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस 0 हो, देन x बराबर EP1 बटे कैपिटल R, बिकॉज ये चीज 0 और ये वाली चीज भी 0 हो गई है, इंटू R बटे L। बेटा यहां ध्यान से देखें तो R से एक R कैंसिल हो गया, या आ गया हमारे पास में EP1 बटे L। इक्वेशन नंबर आ गया मेरे पास में ये 9। ओके बेटा, अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x बराबर IR अपॉन में L। इक्वेशन नंबर आया 10। क्लियर। अब वापस से बेटा अगर इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाना चाहते हो तो हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं। बेटा ध्यान से देखें, इसको आगे बढ़ाना चाहे तो इफ रो इज resistivity and A is cross sectional area of the wire, cross sectional area of wire, then R is equal to rho L by A। एक फॉर्मूला ये जानते हो, यहाँ पे R अपॉन L आ रहा है, वहां से R अपॉन L बना दो तो R अपॉन L इज इक्वल टू रो अपॉन A। इक्वेशन नंबर 11। अब बेटा 10 में वैल्यू 11 की डाल दो, इक्वेशन 10 एंड 11, तो x इज इक्वल टू I रो अपॉन A। ये आ गया हमारे पास में एक और रिजल्ट। क्लियर बेटा, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 12। आप फटाफट से इतना नोट कर लो बेटा। अब देखो इसके बाद में अपन को क्या क्या लिखना है। एक पॉइंट तो अपन को क्लियर है, इट इज क्लियर दैट पहला पॉइंट हम लोगों को क्लियर है, आगे का पॉइंट मैं लिखा दूंगा। पहला पॉइंट क्या है बेटा, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दिख रहा है क्या, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, दिख रहा है, और x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्लियर है। यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो करंट, रेजिस्टिविटी और एरिया के साथ इस प्रकार से वेरी करता है। इतना नोट करिए पहले। हुआ बेटा। अच्छा, पहला अगर आपको क्लियर है तो दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ बेटा आप लोगों को। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट x, पोटेंशियल ग्रेडियंट x depends upon the length of wire, length of wire L, EMF and internal resistance of the cell। ठीक है बेटा, ऑफ प्राइमरी सर्किट पूरा लिख लें। प्राइमरी सर्किट एंड द अदर रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट।
क्या समझ में आया कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो एक तो पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ पे डिपेंड करता है, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ऑफ प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट में जो सेल लगा हुआ है उसके ईएमएफ और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और बाकी के जो रेजिस्टेंस सर्किट में है उन सभी पे भी डिपेंड करता है। बेटा तीसरा पॉइंट एक और देख लो, इफ स्मॉल r इज इक्वल टू 0 और कॉमा RH1 is equal to 0 and other resistances are also 0, then the potential gradient x does not depend on the cross sectional area comma material of wire comma resistance of wire etc। क्या कहना चाह रहा है थर्ड पॉइंट, अगर मान लीजिए सारे रेजिस्टेंस 0 हो, स्मॉल r 0 है, RH1 0 है और अदर रेजिस्टेंसेस आर आल्सो 0, देन द पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है एरिया पर, मटेरियल ऑफ वायर पर और रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर, इन सभी पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है बेटा? आई होप कि ये जो वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। आप लोग जो है इतना फटाफट से नोट कर लो, फिर अपन कुछ प्रिकॉशंस के बारे में भी लिख लेंगे। जो ये पोटेंशियोमीटर का अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट करते वक्त कुछ बातें ध्यान रखने की होती हैं, वो बातें हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे। परीक्षा में नहीं पूछी जाती हैं बोर्ड में, लेकिन एक जनरल नॉलेज के हिसाब से हमारे ध्यान में होनी चाहिए। नोट्स में हम लोग उसको कॉपी कर लेंगे। पहले आप लोग ये नोट करिए बेटा, 1 मिनट का समय और देते हैं। ये कर लिया होगा बेटा, हटाए चल रहा है। अब नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालिए जिन्होंने लिखा है प्रिकॉशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। प्रिकॉशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसमें पहला ईएमएफ ऑफ द सेल। देखो पहले नोट कर लो बेटा, फिर अपन थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेंगे। ईएमएफ ऑफ सेल कनेक्टिंग in the primary circuit must be more than EMF must be more than or equal to, या तो ज्यादा हो या फिर इक्वल हो, और इक्वल टू दी EMF ऑफ सेल, इक्वल टू दी EMF ऑफ सेल ऑफ सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, यानी कहने का मतलब जो EP1 है वो E1 से हमेशा क्या होना चाहिए बेटा? बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ देन अदरवाइज नल डिफ्लेक्शन या जीरो डिफ्लेक्शन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। अगर ऐसा नहीं होगा तो जीरो डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर बेटा? सेकंड पॉइंट देखो, ऑल दी हाई पोटेंशियल पॉइंट यानी पॉजिटिव टर्मिनल। हाई पोटेंशियल का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल जो है, हाई पोटेंशियल पॉइंट, और ये लिख भी देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल should be connected at point A,
यानी जितने भी पॉजिटिव टर्मिनल है वो सारे कहाँ जुड़े होने चाहिए बेटा, ए पॉइंट पर जुड़े होने चाहिए। अच्छा, जो बैलेंसिंग लेंथ होती है वो कहाँ से मापते हैं, हमेशा ए पॉइंट से, तो ये भी लिख लो, बैलेंसिंग लेंथ should be measured from point A. Point number 4 बेटा, area of cross section of wire should be uniform, otherwise potential gradient does not remain constant. कहने का मतलब जो वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर है, उसका एरिया भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, नहीं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं रहेगा। बेटा पॉइंट नंबर 4 देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर शुड बी यूनिफॉर्म। ये तो लिख दिया बेटा तुमने, 4 तो हो गए, पर 5वां पॉइंट दिखाओ, 5वां पॉइंट, करंट शुड नॉट बी passing through potentiometer wire for a long time otherwise wire will heat up। यानी पोटेंशियोमीटर वायर में ज्यादा समय तक करंट फ्लो नहीं करवानी चाहिए, नहीं तो वायर बेटा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, हेंस पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंजेस। ठीक बेटा, इस तरह से ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गए। अब मैं एक एक पॉइंट दोबारा देख लेते हैं। प्रिकॉशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होगा बेटा, इसमें देखिए आप लोग, अपन ये कहेंगे कि जो प्राइमरी सेल है या प्राइमरी सर्किट है उसमें लगा हुआ सेल का ईएमएफ हमेशा सेकेंडरी सर्किट में लगे हुए सेल के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो जीरो डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। और सारे पॉजिटिव टर्मिनल्स जो होंगे वो पोटेंशियोमीटर वायर के पॉइंट ए से कनेक्ट होने चाहिए। बैलेंसिंग लेंथ हमेशा ए से मेजर होनी चाहिए। वायर का एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए, अन्यथा भी पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज होगा और जीरो डिफ्लेक्शन सही नहीं आएगा। हाँ, 5वां पॉइंट क्या है बेटा, कि जो करंट है वो लंबे टाइम तक वायर में फ्लो नहीं होना चाहिए। अगर वो वायर में फ्लो होगा तो इससे वायर गर्म होगा और पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा। क्लियर बेटा, आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।